हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके फरवरी में एग्ज़ाम है और उन एग्ज़ाम को देखते हुए हम कक्षा 10वीं की विज्ञान चला रहे थे। और कक्षा 10वीं की विज्ञान में आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम प्रारंभ हो रहा है। और ये चैप्टर आज पूरी एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। इसलिए इस चैप्टर को हमने जो नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है इसे वन शॉट। एक मिनट में थोड़ा सा लिए देखते हैं। तो आज के चैप्टर हमारा कौन सा है? आज हमारा चैप्टर है जी जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। पूरी विज्ञान का आपका चैप्टर नंबर 5 है। जैव प्रक्रम को सब पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार जैव प्रक्रम होता क्या है। आखिर हम लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं? तो देखो, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ पे अनुरक्षण का मतलब होता है कि आपके शरीर को बचाने का जितने लोग काम करते हैं, आपके शरीर को पूरी तरीके से कवर करने का जो काम करते हैं, उन पूरे सिस्टम्स को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो आपका सजीवों में होता है और एक आपका निर्जीवों में होता है। तो सजीव और निर्जीव आखिर है क्या है, तो बात करते हैं। सजीव आपका कहलाता है जो जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो आपके कहलाते हैं सजीव। जैसे जिनमें वृद्धि होती है, क्या होता है जी? तो वृद्धि होता है, गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गमन करते हैं, कार्य करते हैं। तो जिनमें ये सब सिम्टम्स तो होते हैं वो आपके सजीव कहलाते हैं। मतलब जो जीवन यापन करते हैं वो सब सजीव कहलाते हैं। जो जीवन यापन नहीं करते हैं, जीवन यापन नहीं करते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। निर्जीवों में ना तो वृद्धि होती है जी, क्या नहीं होता इसमें? तो वृद्धि नहीं होती है, ये गमन नहीं करते हैं और ना ही ये कोई कार्य करते हैं। तो जो पदार्थ या जो जीव आपके गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो आपके सजीव होते हैं। और जिनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वो आपके निर्जीव कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं हम पोषण क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है पोषण का। तो शरीर को काम करने के लिए जो आपके ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जहाँ से मिलती है, कह सकते हैं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। कैसे? जैसे आपको कुछ काम करना है, उस काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जो आपको शक्ति पदार्थ खाने से मिलती है, जैसे आपको भूख लगी है, आपको कोई काम करना है और आपने खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद आपके अंदर जो शक्ति आई, तो उस शक्ति को, उस ऊर्जा को आप काम में लगा सकते हैं। तो जिन पदार्थों को खाने से, जिन तत्वों को ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व होते क्या हैं? तो पोषक तत्व कितने होते हैं? तो इसे हम याद रख सकते हैं प्रोचिका खनिज से। किससे? प्रोचिका खनिज। देखिए, प्रोचिका खनिज का मतलब होता है प्रो से प्रोटीन, ची से होता है चिकनाई मतलब वसा, का से आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, और खनिज प्रोचिका खनिज, सॉरी खनिज नहीं खनिज, प्रोचिका खनिज, ये आपके जो होते हैं, ये आपके कहलाते हैं न्यूट्रिशन या पोषण, पोषक तत्व। ये क्या होते हैं? पोषक तत्व। देखिए, प्रो से बनता है आपका प्रोटीन, ची से बनता है चिकनाई मतलब वसा, का से आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, खा से आपका बनता है खनिज, खनिज, और वी से आपका बनता है विटामिन, और जा से होता है जल। ये जो छह प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन छह पदार्थों को हम कहते हैं
पोषक तत्व। यदि आपके खाने में ये तत्वों की मात्रा अच्छी खासी है तो आप एक पोषण आपका बेहतरीन तरीके से होता है, आपका पोषण अच्छा होता है। यदि पूछा जाए कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो पोषक तत्वों की संख्या होती है 6। पहला प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और जल। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। बात करते हैं इनके प्रकार की, तो पोषक तत्व आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक पोषण जो आपका होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है स्वपोषण और दूसरा कहलाता है विषम पोषण। स्वपोषण क्या होता है? तो एक ऐसा पोषण जिसके या जिसमें जीव किसी दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होता है। ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर ना हो, वो आपका स्वपोषी या स्वपोषण कहलाता है। दूसरा होता है हमारा विषमपोषी या विषमपोषी पोषण। तो जिसमें जीव किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है उसको हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो ये कहलाता है आपका क्या? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण की बात करते हैं तो विषमपोषी पोषण आपका 3 प्रकार का होता है। पहला परजीवी, प्राणी संपोषण और मृतोपजीवी। एक एक के बारे में यदि हम बात करें तो जो परजीवी होता है, परजीवी नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा जीव, या हम परजीवी पोषण की बात करें तो वह पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर उसे बिना मारे निर्भर रहता है। लिख सकते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पर बिना मारे हुए आश्रित होता है। कोई भी ऐसा पोषण होगा जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर बिना मारे हुए निर्भर रहता हो, बिना मारे निर्भर रहता है, वो कहलाता है आपका परजीवी। जैसे आप लोगों ने जुआ देखा होगा, जिसे हम जू बोलते हैं, आपके सिर में होता है, डैंड्रफ भी आप बोल देते हैं उसी को। तो वो क्या होता है कि आपके ऊपर तो रहता है लेकिन आपको जो है बिना मारे हुए वो रहता है, आपको कभी मारता नहीं है, थोड़ा बहुत आपका खून चूस लेता है उतने जीवन यापन के लिए। तो उसे हम बोलते हैं परजीवी पोषण या परजीव। दूसरे हमारे आते हैं जी प्राणी संपोषण। दूसरे क्या होते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में वे जीव आते हैं जो पदार्थ को पूरा अंदर निगल जाते हैं। ऐसे जीव जो पदार्थ को पूरा अंदर निगल जाते हैं या पदार्थ का अंतर ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थ के अंतर ग्रहण जो करते हैं वो कहलाते हैं आपके संपोषी पोषण, संपोषी या प्राणी संपोषण। जैसे आपका मनुष्य होता है, मनुष्य आपका अमीबा होता है। मनुष्य में आपने देखा होगा कि मनुष्य खाना को निगलता है ना, रोटी का टुकड़ा लिया उसने निगल लिया, तो जो पूरी तरीके से खाने को निगल ले, पूरी तरीके से जो निगलता है उसको हम कहते हैं प्राणी संपोषण, मनुष्य और अमीबा। यहाँ पे देख रहे हो कि ये संरचना बनी हुई है प्राणी संपोषण की, कि जिसमें होता क्या है। देखो, एक केंद्रक होता है, इस संरचना में देखोगे तो एक केंद्रक और खाद्य कण मिलेंगे, छोटे छोटे से ये कण होते हैं। यहाँ पे जैसे खाद्य कण बढ़ते जाएंगे तो कि आपके जो कूटपाद होते हैं, जो लंबे लंबे पांव आगे की ओर निकल जाते हैं, वो फैलने लगते हैं। अगली संरचना में देखोगे जो खाद्य रिक्तिका बनती है और खाद्य कण उसके अंदर भर जाता है, और फिर जैसे खाद्य कण उसके अंदर भरता है तो यहाँ पे ये फैल जाती है, खाद्य कण को ये पूरा अपने अंदर लेता है, पूरे ही ग्रहण कर लेता है उसे। ये होता है आपका प्राणी संपोषण। और तीसरा मुख्य आपका प्रकार होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका पालन पोषण सले गले जीव जंतुओं पर होता है। सले गले जीव जंतुओं पर पालन पोषण करने वाले तत्व आपके, पदार्थ आपके, जीव आपके मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे आपका कवक होता है, क्या हो गया जी? कवक हो गया, आपका फफूंद हो गया, तो ये आपके कहलाते हैं मृतोपजीवी। जो सड़ी गली भोजन के ऊपर अपना निर्भर करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं।
बात करते हैं हम आगे, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन की यदि हम बात करें, इसको यदि हम दो भागों में तोड़ के देखें, देखिए यदि आपको थोड़ा सा स्पीड लग रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका एक रिवीजन बैच है। यहाँ पे आपको रिवीजन करने को मिलेगा, जल्दी जल्दी से आपकी चीज़ों को रिवाइज करवा जा रहा है। तो थोड़ा सा स्पीड में समझते चलिए आराम से बिंदास होके। वाष्पोत्सर्जन को यदि हम दो भागों में तोड़ें तो एक आपका बनेगा वाष्प और उसका दूसरा भाग बनेगा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपने अंदर से चीज़ों को बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पे है बाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्प को उत्सर्जित करना, वाष्प को अपने अंदर से बाहर निकालना बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। वाष्प को बाहर करने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जैसे आपका यहाँ पे एक पेड़ देख रहे होंगे, पत्ती देख रहे होंगे, तो पत्ती होती है पूरी, उसके अंदर ये छोटे छोटे से ये छिद्र आपको दिख रहे होंगे। पत्ती के अंदर ये छोटे छोटे से जो ये डॉट हैं, इनके द्वारा वाष्प बाहर निकलती है। पदार्थ से वाष्प का बाहर जाना मतलब पानी की कमी होना। जैसे ही पदार्थ से वाष्प निकलेगी तो वहां पर पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी होने को हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या पानी का भाप बन के उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसको हम मापते हैं जी पैरोमीटर से। वाष्पोत्सर्जन को यदि मापने की बात की जाए तो वाष्पोत्सर्जन को हम पैरोमीटर से मापते हैं। आपने ये देखा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी पेड़ पौधे के अंदर होता है। पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ज़्यादा होगी, और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे बारिश होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो आपकी पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जब भी कोई पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश की धूप हो और क्लोरोफिल हो, ठीक है, प्रकाश की धूप और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके जो अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। और इसमें होता क्या है कि फलस्वरूप पौधे ग्लूकोज तथा जल प्राप्त करते हैं। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। यदि मैं पूरी क्रिया की यहाँ पे बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के यदि आपसे मुख्य उत्पाद आपका मुख्य पद पूछे जाते हैं, मुख्य पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, तो होता क्या है जी, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, तो प्रकाश चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बाद हमें चाहिए होगा क्लोरोफिल, दूसरा होता है हमारा क्लोरोफिल। इसके बाद आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आपको जरूरत होती है। यहाँ पे आपका इसके साथ आपको चाहिए H2O। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लेना, ठीक है। इधर आपको क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज के साथ आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। आपको मुख्य रूप से ये पदार्थ चाहिए यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवानी है, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया पानी के साथ करवाई जाती है प्लस H2O, ये जब क्रिया करवाई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CO2 ये क्रिया आपको करवानी है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो इसकी उपस्थिति में जब आप क्रिया करवाते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है? तो यहाँ से आपको मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन के साथ आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये आपका उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बात करते हैं यदि हम इनके नाम की, तो यहाँ पे यदि आपको बैलेंस करना हो तो 6 CO2 ले लेना और 12H2O, 6 CO2 और 12H2O लेने से इसकी जो क्रिया आपकी
संपूर्ण हो जाती है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा बैलेंस करना है इसे, तो बैलेंस मैं किए देता हूँ। 12 2 14 6, 12 और 6 दूनी 12 24, 6 यहाँ पे हैं आपके, 9O2, ये आपका सिम्टम्स या आपका उत्पाद बन के बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं आपकी है कि हरित लवक, ये आपका क्लोरोफिल कहलाता है, जिसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की क्रिया करवाई जाती है। तो एक पौधे में हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, जिसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। जो पौधे का हरा रंग होता है, वो हरा रंग पौधे में पर्णहरित के कारण होता है, या हरित लवक आप कह सकते हैं, क्लोरोफिल आप कह सकते हैं। पौधे में हरे रंग का जो वर्णक होता है उसका नाम होता है पर्णहरित, पाया जाता है, जिसे आप क्लोरोफिल या हरित लवक के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की। आखिर पाचन तंत्र होता क्या है? देखिए, भोजन के पाचन में शामिल सभी प्रकार के तंत्रों को हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे आपने खाना खाया जी, तो खाना खाया आपने किससे? सबसे पहले आपने खाना को रखा मुंह में, फिर मुंह में आपने खाने को चबा लिया, वो चबा हुआ खाना आपके गले से होते हुए, मतलब आहार नाल से होते हुए आपके पेट तक आ गया, मतलब आपकी आमाशय में पहुंच गया। आमाशय के बाद आपका भोजन पहुंचा जी छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद आपका भोजन गया बड़ी आंत में। तो इतने सारे आंतों से निकलने के बाद जहां जहां भोजन जाता है, उन सभी अंगों को हम पाचन तंत्र के या पाचन अंगों के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पाचन होता क्या है, तो जो कठिन या जटिल अणु होते हैं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। मतलब मेरा यह है कि जैसे ये पेन बना है, अगर मैं पेन को छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, तो छोटे टुकड़े सरल होते हैं और उनको निगलने में आसानी होती है। तो बड़े टुकड़ों को, जटिल टुकड़ों को सरल टुकड़ों में तोड़ना आपका पाचन कहलाता है जी। बात करते हैं हम यहाँ पे अपने पाचन तंत्र में कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और पाचन तंत्र कैसे होता है। पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग होता है मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है आपके मुंह से। पाचन तंत्र में सबसे पहले होता है मुंह। जैसे ही आप मुंह को भोजन में रखते हैं, तो मुंह में आपके अंदर दो काम होते हैं जी, दो काम। पहले तो आपके दांत होते हैं और दांत के बाद आपकी जीभ आती है। तो मुख गुहा या मुंह में पाचन में दो अंग सहायता करते हैं, एक दांत और दूसरा जीभ। इसके बाद सॉरी बच्चों, देखो, दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं आहार नाल। मतलब ये वाली जो आपकी मुंह से आमाशय तक की खाना पहुंचाने का जो पाइप होता है, उसको हम बोलते हैं आहार नाल। तीसरे नंबर पे आता है हमारा आमाशय, फिर उसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से भोजन आपका मल द्वार के रूप में बाहर निकल जाता है। ये आपके जो अंग होते हैं ये कहलाते हैं आपके पाचन तंत्र। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि सबसे पहले आपने भोजन रखा मुंह में, तो मुंह में आपके दांत और सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद ये जो आपका होता है, ये पाइप जो कहलाता है, ये होता है आहार नाल। ये पाइप क्या होता है? आहार नाल। पाइप से होते हुए भोजन पहुंचा आपके पेट में, कहाँ पे? आमाशय में आ गया, स्टोमक में आ गया। स्टोमक के बाद आपका भोजन आ गया जिसे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये होती है आपकी छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद भोजन आपका जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद भोजन आपका एनस मतलब मल द्वार के रूप द्वारा बाहर निकल जाता है। ये आपके पाचन तंत्र है या पाचन अंग है। बात करते हैं एक एक पाचन अंग की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा की। मुख गुहा मतलब मुंह। जैसे ही आप भोजन को मुंह में रखते हैं, तो मुंह में जब आपने भोजन रखा, तो मुंह में पाए जाते हैं जी दांत। दांत भोजन को काटने का, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बाद जो जीभ होती है, जीभ आपके भोजन में लार को मिला देती है। क्या मिलाती है? लार। और लार लार में पाया जाता है सलाइवरी एंजाइम। कौन सा? सलाइवरी
एंजाइम। भोजन में जीभ सलाइवरी एंजाइम को मिला देती है। इसके बाद जो जीभ होती है वहीं पे 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी पैराटिड, एक सबलिंगुअल और एक होती है सबमेड्यूलर। हमारे जीभ में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। एक कहलाती है आपकी पैराटिड, दूसरी सबलिंगुअल और तीसरी होती है सबमेड्यूलर। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। कुछ यहाँ पे मुख्य पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो मनुष्य होता है एक दिन में 1.5 लीटर, एक सही 1/2 लीटर, मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लाव का स्त्राव करता है। मनुष्य में 4 प्रकार लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है लीसोजाइम एंजाइम। पहले एंजाइम का नाम है लीसोजाइम एंजाइम। लीसोजाइम एंजाइम का काम होता है कीटाणु और जीवाणु को मारना। आपके भोजन में जो कीटाणु और जीवाणु उपस्थित हैं उन कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारने का काम होता है लीसोजाइम एंजाइम का। दूसरा एंजाइम होता है टॉयलिन एंजाइम। टॉयलिन एंजाइम जो आपके भोजन में मंड होता है, मतलब आपका स्टार्च, तो स्टार्च का जो पाचन करता है वो करता है टॉयलिन एंजाइम। आपसे पूछा जाता है कि स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो स्टार्च का पाचन करने के लिए मनुष्य के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टॉयलिन एंजाइम। तो स्टार्च या मंड का पाचन करता है टॉयलिन एंजाइम। तीसरे प्रकार का जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं डाइस्टेज। इस डाइस्टेज का काम भी होता है मंड का पाचन करना। डाइस्टेज एंजाइम भी स्टार्च का पाचन करता है। अगला होता है जी भोजन के अंदर म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। आपने देखा होगा जो आप भोजन चबाते हो तो चबाने के बाद आपका भोजन चिकना हो जाता है। तो भोजन जो चिकना होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है जी म्यूकस के कारण। आपका मुंह भोजन में म्यूकस मिला देता है जिससे उसमें चिकनापन आता है या आपका भोजन चिकना हो जाता है। और वहीं एक बात आपको पूछनी थी कि जो लार मिला भोजन होता है जिसमें ये चारों प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जब चारों प्रकार के एंजाइम भोजन में मिला दिए जाएं तो लार मिला भोजन, क्या जी, लार मिला भोजन, जो लार मिला भोजन होता है उसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, लार मिले भोजन को बोलस कहा जाता है। लार मिले लिखा भी है, लार मिले भोजन को हम बोलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बोलस के नाम से। यहाँ देख रहे होगे जीभ आपके सामने बनी हुई है। जीभ में आप देखोगे तो आपको अलग अलग कलर दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये रेड वाला कलर दिख रहा है, जो लाल कलर से आपका भाग बना हुआ है। इस आगे का जो भाग होता है, आगे के भाग से आपको मीठापन का स्वाद होता है। जब भी आप मीठा खाते हो तो सबसे पहले आपको आगे वाले भाग में टच करना होता है जिससे आपको मिठास का अनुभव होता है। बात करते हैं जो बगल में होता है ये वाला भाग, ये वाला, यहाँ से आपको नमकीन का पता चलता है। जो नमकीन स्वाद होता है, जो नमक आप लोग खाते हैं उसका पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं उसके थोड़े से अंदर, तो वहां पे जो आपका भाग होता है वो थोड़ा सा आपका कसैले का पता चलता है कि कसैला पदार्थ आ गया है। जो आपका सबसे निचला भाग होता है यहाँ पे, इसके द्वारा आपको कड़वे का पता चलता है कि कोई पदार्थ कड़वा है। जैसे आप लोगों ने कभी करेला या नीम की पत्ती खाई होगी, तो करेला या नीम की पत्ती खाने पर जब आप उसे चबा के अंदर निगलने का काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि करेला कड़वा है, होता है। और जो आपका बीच वाला भाग होता है ये वाला, तो इससे आपको पता चलता है मिर्ची का कि भोजन कितना तीखा बना हुआ है। एक्चुअली मिर्ची के पता करने के लिए कुछ भी विशेष आपका भाग होता नहीं है। जब आप ज़्यादा मिर्ची खाते हो तो आपकी जो जीभ होती है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उनमें मिर्ची लगने के कारण आपको पता चलता है कि मिर्ची आप खा रहे हैं। तो ये आपकी जीभ और मुखगुहा संपन्न हुई। बात करते हैं हमारी दूसरी पॉइंट आहार नाल की। तो आहार नाल की लंबाई की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी लंबाई याद रखनी है कि आहार नाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करते हैं, यह काम है भोजन, या इसका काम भोजन को मुंह से लेके आपके आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। जो आपकी आहार नाल होती है, इस आहार नाल का काम होता है आपके भोजन को आपके मुंह से लेकर
आमाशय तक पहुंचाना, ये काम होता है आहार का। बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे इस आमाशय या स्टोमक की। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आमाशय का चित्र बना हुआ है। आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय में हम बात करेंगे तो यहाँ भोजन 4 से 5 घंटे के लिए रखा जाता है। भोजन कितना रहता है, तो 4 से 5 घंटे भोजन हमारा आमाशय में रहता है। आमाशय के 3 भाग बने हुए होते हैं, मतलब आमाशय 3 अलग अलग भागों में बटा होता है। सबसे पहले भाग को हम कहते हैं जी कार्डिक। क्या कहते हैं, एक भाग को हम कहते हैं कार्डिक, जो सबसे ऊपर होता है उस सबसे ऊपर भाग को हम कार्डिक कहते हैं। कार्डिक के बाद जो दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं फंडिक। कार्डिक के बाद जो दूसरा भाग आता है उसको फंडस या फंडिक बोला जाता है। और तीसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरोसिस। क्या, पहला भाग आपका कार्डिक होगा, दूसरा भाग होता है, और तीसरा भाग आपका लोरिक कहलाता है। तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कार्डिक आपका जो होता है, तो कार्डिक में पाया जाता है HCl अम्ल। कार्डिक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इसके बाद आ जाओ फंडिक के ऊपर। तो जब आपको भूख लगती है, फंडिक की संरचना होती है कुछ कांटे के जैसे, ऐसी नुकीली। फंडिक ऐसी नुकीली होती है जो आमाशय की दीवारों पर लगा हुआ होता है। जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट में ये नुकीली संरचना चुभने लगती है, तब आपको पता चलता है कि हमें भूख लगी है। तो फंडिक क्या होता है, इसमें कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जिससे आपको भूख का पता चलता है। तीसरा भाग होता है हमारा पाइलोरिक। तीसरा भाग क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां आमाशय के पाइलोरिक नाम के भाग में पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्त्रावण होता है। जठर रस में एंजाइम होते हैं रेनिन और पेप्सिन। जठर रस में केवल 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन एंजाइम होता है और एक पेप्सिन एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम का काम होता है दूध का पाचन करना। ये क्या करता है, दूध का पाचन। रेनिन एंजाइम का जो काम है वो दूध को पचाने का है। और पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का, इनका पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम, दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। आप लोगों ने ऐसा अक्सर देखा होगा, जैसे तुम लोग यहाँ रहते हो, ठीक है, अब तुम लोग गांव गए, जैसे आगे त्योहार आने वाला है तो कुछ बच्चे गांव जाएंगे। हालांकि आपको गांव ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, तो ज़्यादा आपको गांव में रुकना नहीं है। लेकिन आप एक आध दिन जाओगे तो यहाँ पे आपको दूध तो मिलता नहीं होगा। जब आप गाँव जाओगे तो गाँव में जाके दूध खाओगे ना, और दूध इतनी ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो कि वो फिर आपका शरीर ना कर देता है, बोलता भैया अब नहीं हम पचा पाएंगे। फिर आप क्या करते हो कि आपने लिया और चल दिए। समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए ना कि क्या बोलना चाहता हूँ। तो भैया दूध का जो पाचन होता है वो होता क्या है कि आप जब दूध खाना बंद कर देते हैं, अब आप छतरपुर जैसे शहर में या कहीं बाहर निकल गए होंगे, तो आपने दूध खाना तो वहाँ बंद कर दिया होगा, क्योंकि आपको शुद्ध दूध तो वहाँ मिलता नहीं है, तो आपने दूध खाना कर दिया बंद। जब आप दूध खाना कर देते हैं तो आपके शरीर में रेनिन का काम हो जाता है खत्म। जो रेनिन एंजाइम है उसका काम हो जाता है खत्म। तो फिर जठर रस आपके जो जठर रस होता है उसमें रेनिन एंजाइम फिर मिलता नहीं है, क्योंकि आपको रेनिन एंजाइम की जरूरत होती नहीं है, तो आपका शरीर रेनिन एंजाइम बनाना बंद कर देता है। अब आपने एक एक जाके दूध खा लिया, तो जो दूध खाया उस दूध को पचाने के लिए कुछ है ही नहीं आपके शरीर में। अरे आप भोजन वो करोगे जो पचेगा, तो आपको तो यूजफुल है। जब आप भोजन ऐसा कर रहे हो जो पचता नहीं है, तो फिर कोई काम का आपके है नहीं। तो आपने जो दूध खाया तो आपका दूध पचा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में रेनिन एंजाइम था ही नहीं बिल्कुल। तो रेनिन एंजाइम की कमी जब हुई तो आपने दूध खाया तो आप फिर चले गए। समझ गए, कहाँ बैठे रहते हैं, पापा का फोन आया, कहाँ हो भैया, आप बोल रहे पापा जी थोड़ा मैं खेत साइड देखने आया था, बताओगे भी नहीं कि क्या हुआ है। तो वो रेनिन की कमी से होता है। आप अगर थोड़ी मात्रा में दूध खाते रहेंगे, फिर रेनिन एंजाइम आपके शरीर में बना रहेगा। आया इनका उपयोग समझ में। आगे हम बात करते हैं किसकी,
तो आपके श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र आपका है क्या चीज और कौन कौन से भाग उसमें होते हैं श्वसन तंत्र में। देखिए, श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि जो आप सांस लेते हैं नाक से लेके आपके फेफड़ों तक, नाक से लेके फेफड़ों तक के अंगों को हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। जो आपकी सांस लेने और छोड़ने में सहायता करते हैं उसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। देखिए, श्वसन तंत्र में सबसे पहले होता है आपका ग्रसनी, नाक, फिर ग्रसनी, फिर आपका श्वसन तंत्र आ जाता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाइस होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, वायु कोष्ठक होता है, रक्त कोशिका होती है। ये इसका मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, इसका ज्यादा मतलब हमें करना नहीं है, आपको लिखना है वायु कोष्ठक तक। ये देखो, नाक से सांस ली, जैसे आपने नाक के द्वारा सांस ली तो सांस जो आप ले रहे थे वो नाक से होते हुए आएगी आपकी ग्रसनी में, ये वाला भाग ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जो आपका भाग है, जो आपकी सांस गई, जो आपने सांस के रूप में ऑक्सीजन और आपका सभी गैसें ली, वो नाक से होते हुए आपकी ग्रसनी में आ गई। ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ये आता है आपका ट्रैकिया में, उसको हम बोलते हैं ग्रासनाल या ट्रैकिया बोल देते हैं। फिर ट्रैकिया में आने के बाद होता क्या है कि जैसे ये आपका नाल है, यहाँ पे दोनों नाल, एक ये नाक होती है और एक आपका यहाँ पर मुंह होता है। यहाँ तक आपकी जो आपका ये वाला भाग होता है जिसे आप साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ तक दोनों नली एक होती हैं। ऊपर से नली एक आती है, एक नली नीचे जाती है। यहाँ पे होता क्या है कि जो ऊपर की नली हुई, जैसे ये आई आपकी, ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे आपका पाया जाता है साउंड बॉक्स। यहाँ पे क्या है, साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स के बाद एक नली आपकी इस साइड चली जाती है और एक नली आपकी सीधी निकल जाती है। ये सीधी निकल गई, जो ये सीधी निकली ये कहलाती है आपकी आहार नाल। जो सीधी निकली उसको बोलते हैं हम आहार नाल, और जो ये होती है इसको बोलते हैं हम ग्रास नाल। को क्या बोलेंगे, ग्रास नाल बोलेंगे। यहाँ पे होता है साउंड बॉक्स, इसको हम नाम देते हैं साउंड बॉक्स का, आप लोग कंठ या गले के नाम से जानते हैं। यहाँ से जैसे आपने नाक से सांस ली तो सांस यहाँ पे क्या होता है कि इस साइड मुड़ने के लिए ये साउंड बॉक्स इस वाले होल को कर देता है बंद। तो सांस आपकी इस साइड आके ये आपकी फेफड़ों में चली गई। ये कहाँ आ गई, फेफड़ों में आ गई। जब आप भोजन करते हैं तो जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय क्या होता है कि जो साउंड बॉक्स होता है ये इस वाली नली को कर देता है बंद। वहां पे कैसे ढक्कन रखा होता है, जैसे ये आपकी, एक सेकेंड, कुछ है ये देखो, यहाँ पे जैसे नली रहा है, इससे दो नीचे की ओर नली आई, वो कुछ ऐसे होता है, देखना ध्यान से। देखो, यहाँ पे होता है, मान लीजिए ये है आपका साउंड बॉक्स, यहाँ से इस साइड और यहाँ से सीधी। अब नाक से सांस लेते हैं तो ये वाला भाग जो है ये कर देता है इसे बंद। एक सेकेंड, ऐसे। अब जब आप नाक से सांस ले रहे हैं, जब नाक से सांस लेंगे तो गला इस वाले को कर देगा बिल्कुल बंद, इसे कर देगा बिल्कुल बंद। तो आपने जो सांस ली वो फेफड़े की तरफ आ जाएगी। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आपका जो साउंड बॉक्स है इस वाली नली को कर देता है बंद, तो आपके लिए ये रास्ता खुल जाएगा, तो खाना पेट में चला गया। तो जो ये वाली नली होती है इसको हम कहते हैं ग्रास नाल, और ये होती है, फिर ये जाती है आपके ब्रोंकाइल्स तक, ब्रोंकाई तक। ब्रोंकाई मतलब होता है जो ये नली आपकी आगे फेफड़ों के अंदर फैली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइस। फिर ब्रोंकाइस आगे जाके छोटी छोटी पतली पतली नसों के रूप में बटा होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ये आगे जाके, जैसे ये आपकी ब्रोंकियोल्स हैं तो ये आगे जाके ऐसी पतली 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 नलिकाओं में बटी होती हैं, और यहाँ पे ऐसे गोला बने होते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन भरी जाती है। तो जहाँ ऑक्सीजन भरते हैं उसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठक। जहाँ ऑक्सीजन भरी जाती है उसको हम नाम दे देते हैं वायु कोष्ठक, कि वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन भरी हुई है।
इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आपका अंग होता है, एक और अंग आता है, उसका नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ये जो नीचे वाली भाग होता है, ये जो नीचे वाली संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। जिसपे आपके फेफड़े रखे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। आपने नाक से सांस ली, नाक से सांस ली तो नाक से सांस आपकी ग्रसनी के माध्यम से ग्रसनाल या ट्रैकिया में होती हुई आपकी ब्रोंकियाई में आई, ब्रोंकियाई से सांस आपकी ब्रोंकियोल्स में गई, और ब्रोंकियोल्स से सांस आपकी वायु कोष्ठक में गई। जहाँ पे वायु कोष्ठक में सांस को या ऑक्सीजन को आपके ब्लड में मिला दिया जाता है। बात करते हैं हम तीसरे तंत्र की। इसको हम कहेंगे यहाँ पे श्वासोच्छ्वास। पहले आप इसको समझिए कि श्वासोच्छ्वास क्रिया क्या होती है। सांस को लेना और सांस को निकालना। देखो, सांस को लेना मतलब निश्वसन, और निश्वसन श्वासोच्छ्वास कहलाती है। जो आपने सांस ली उसको बोलते हैं निश्वसन, और जो आप सांस छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं निःश्वसन। निश्वसन और निःश्वसन मतलब सांस लेने की और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया। इसमें देखो, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सांस के रूप में आप कौन सी गैस कितनी लेते हैं और कितनी सांस के रूप में गैस को छोड़ते हैं। नाइट्रोजन आप सांस के रूप में 78% लेते हैं, और सांस के रूप में आप छोड़ते भी 78% है। मतलब नाइट्रोजन में 78% जो आपकी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को आपने सांस के रूप में लिया और पूरी की पूरी नाइट्रोजन आपने बाहर निकाल दी। दूसरी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो 21% जो ऑक्सीजन थी नाइट आपके वायुमंडल में, तो 21% हमने सांस के रूप में ऑक्सीजन को ले लिया। लेकिन छोड़ी कितनी ऑक्सीजन? तो भाई साहब 17% ऑक्सीजन तो हमने वैसे ही निकाल दी। 21% हमने परसेंट हमने निकाली है, मतलब 4% ऑक्सीजन हमने काम में ली। दूसरी बात हम आगे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो 0.03% जितनी आपके वायुमंडल में होती है उसको हमने सांस के रूप में लिया, लेकिन हमने सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो 4% हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। ऑक्सीजन हमने रख ली 4%, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसका 4% हमने कर दिया बाहर। ये क्रिया कहलाती है आपकी श्वासोच्छ्वास की क्रिया, जिसमें सांस को लेना और सांस छोड़ना सम्मिलित होता है। बात करते हैं हम अगले तंत्र की, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब होता है, जैसे बाष्पोत्सर्जन में मैंने आपको समझाया था कि उत्सर्जन का मतलब होता है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। तो हमारे शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक अलग से सिस्टम फिट किया गया है, उसको हम नाम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। इसका काम क्या होता है कि शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का। क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आप लोग मूत्र का त्याग करते हैं तो वो उत्सर्जित होता है, आप पसीने का त्याग करते हैं तो वो भी उत्सर्जन होता है। तो क्या है कि अपशिष्ट पदार्थों को जो हम बाहर निकालेंगे उसको कहेंगे उत्सर्जन। अब शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम कौन करता है? यदि क्वेश्चन पूछे कि रक्त को छानने का काम किसका है, तो रक्त को छानने का जो काम करते हैं वो करते हैं हमारी किडनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क। किडनी या फिर वृक्क ये काम करते हैं छानने का। वृक्क के यदि हम वजन की बात करते हैं 140 ग्राम होता है। काम इसको होता है रक्त को छानना। इसके बाद जो काम होता है वो जहर के प्रभाव को कम करना। आपने यदि जहर पी लिया है तो आपका जो वृक्क होता है वो आपके जहर के प्रभाव को कम करने का काम करता है, और शरीर में मूत्र के निर्माण का काम करता है आपका किडनी या वृक्क। बात करते हैं हम इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की। मतलब वृक्क किसका बना होता है, किस इकाई की वजह से या किसकी वजह से यह काम करता है। तो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम होता है जी नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन इसका नाम होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप नेफ्रॉन की संरचना। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जिसमें दोनों स्पष्ट तरीके से दिख जाएं। देखो, यहाँ पे दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं। ये शरीर में आपका क्या है? तो ये है आपका उत्सर्जन तंत्र। ये क्या बना हुआ है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आप देख रहे होंगे जो ये गोल टाइप के ये बने हुए हैं, ये दोनों, इनको हम बोलते हैं वृक्क या किडनी। जो दोनों गोल टाइप की आकृति बनी हुई है इसको हम बोलते हैं वृक्क या फिर किडनी। एक आपकी
सिरा बनी हुई है और एक आपकी धमनी बनी हुई है। अओर्टा सिरा और आपकी वेना केवा धमनी यहाँ, सॉरी, अवोटा धमनी और वेना केवा सिरा यहाँ पे बनी हुई है। ये आपके जो पाइप निकले हुए हैं इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी या यूरेटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। और जो ये नीचे आप प्याज जैसी संरचना देख रहे हो इसको बोलते हैं ब्लंडर। मतलब ये होता है आपका मूत्राशय, ब्लंडर। जहाँ पर मूत्र को एकत्रित किया जाता है वो आपका ब्लंडर या मूत्राशय कहलाता है। और ये होता है आपका यूरेटर, जिसके माध्यम से मूत्र को शरीर से त्यागते हैं। ये तो हो गया आपका वृक्क। लेकिन जो आपका ये एक वृक्क है, इसको यदि हम खोल के देखते हैं, इसको यदि हम फाड़ के देखते हैं तो वो कुछ आपको ऐसे दिखता है जी। यदि हम उसको देखें तो वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे। अब इसमें क्या क्या चीज है, एक सेकेंड। देखो, जो आपका एक नेफ्रॉन होता है या आपकी एक किडनी होती है जिसको हम वृक्क के नाम से जानते हैं, उसकी हम देखेंगे तो वो कुछ आपको ऐसे दिखेगी, कुछ ऐसे दिखेगी। ये आपका जो होता है ये पूरी आपकी संरचना होती है वृक्क की। इस नेफ्रॉन की जो संरचना होती है इसका काम होता है कि आपके जल का अवशोषण करना। जितना एक्स्ट्रा आपके मूत्र में जल है उस मूत्र को बाहर भेजना, ये इसका काम होता है। बात करते हैं हम आपके अगले सिस्टम की, जिसको हम नाम देते हैं जी परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे आप पढ़ोगे अपने दिल के बारे में। सभी खुश हो गए हो ना कि आज हम पूरे दिल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी। हम दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं परिसंचरण तंत्र का आपको बता दूं तो परिसंचरण तंत्र में आपका हृदय काम करता है जी, आपका हार्ट आता है। और हृदय के फंक्शन क्या होते हैं बताओ जल्दी जल्दी, दिल के काम बता दो, बोलो जल्दी, दिल के काम क्या है? यहाँ पे एक लाइन याद आती है, चलिए बाद में बोलूंगा, अभी नहीं। ठीक है, दिल के आप यहाँ पे काम यदि सुनोगे तो आपके रक्त को पंप करने का काम करता है। आपके खून को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो ये होता है आपके हृदय का। और परिसंचरण तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र में आपकी धमनी आती है, आपकी सिराएं आती हैं और आपका हृदय आता है। ये आपके परिसंचरण तंत्र के अंग होते हैं, हृदय, धमनी और सिरा। धमनी का काम आपको पता है कि शुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। सिरा का काम आप जानते हैं, अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से एकत्रित करते हुए हृदय तक पहुंचाना। और हृदय का काम आप लोग जानते ही हैं कि हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना, रक्त को ऐसे पंप करना। ये आपका काम होता है हृदय का। हृदय यहाँ पे आप संरचना देख रहे होंगे इसकी, तो हृदय आपका जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। उसके अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिसको हम आनंद और निलय के नाम से जानते हैं। आनंद और निलय। आपका ऊपर आनंद और नीचे निलय होता है। एक साइड जैसे आपका हृदय ये है, ठीक है, ये हृदय है, ये तो आप लोगों में भी है, यहाँ पे हृदय तो आप लोगों में भी है ना। वो थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा बाएं साइड की ओर झुका हुआ है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने इस आनंद और निलय की। तो आपका बाएं साइड जो आनंद है और दाएं साइड जो आनंद है, अरे दाएं साइड का आनंद इस साइड से नहीं, जो यहाँ पे आपका हार्ट है, इस हार्ट में 2 सिरे होंगे। एक तो आपका लेफ्ट वाला होगा और एक आपका राइट वाला होगा। होगा या नहीं होगा? यस और नो, बताइए जल्दी से। तो बाएं साइड जो है उसको हम बायां आनंद बोलते हैं, दाएं साइड जो है उसको दायां आनंद आनंद बोलते हैं। ये दोनों ऊपर वाले कहलाते हैं, आर्ट्रियम और वेक्ट्रियम, वेक्ट्रिकल। आर्ट्रियम और वेक्ट्रिकल। जो ऊपर होता है वो आनंद कहलाता है, दायां आनंद और बायां आनंद। क्या बोलेंगे इसको? ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे दायां आनंद। क्या होगा? दायां आनंद। और जो उस साइड वाला होता है वो कहलाता है आपका बायां आनंद। ये आपका दायां आनंद है और ये वाला जो है ये आपका बायां आनंद है। नीचे जो होते हैं
ये और ये दोनों कहलाते हैं आपकी निलय। बाएं साइड का बाएं निलय और दाएं साइड का दाएं निलय, इनके बीच में पाया जाता है यहाँ पे बॉल्स, बॉल्व, बॉल्व, VALV, वाल्व मतलब कपाट। इनके बीच में पाए जाते हैं कपाट यहाँ पे, जो आपको आलंद और निलय को अलग अलग करने का काम करते हैं, वो कपाट का होता है। इतना ही जानना है आपको हार्ट के बारे में, ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है। चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, छोटा सा जो टॉपिक होगा जिसको हम बोल देंगे ब्लड प्रेशर। आप लोगों के लिए बहुत फेमस होता है BP, ब्लड प्रेशर, या हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब, रक्तचाप के नाम से भी इसे जाना जाता है। शरीर में रक्त प्रभाव के कारण नसों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्त का जो दाब नसों के ऊपर पड़ता है उस दाब को हम बोलते हैं रक्तदाब। यहाँ पे इसका माप लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होगा वो अधिकतम, मैक्सिमम की यदि बात करते हैं, मैक्सिमम आपका 120 होगा 120 मिलीमीटर में। और यदि मिनिमम की हम बात करते हैं, कम से कम की हम बात करते हैं, तो आपका 80 होगा। आपका रक्तदाब, यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपका रक्तदाब 120 अधिकतम और 80 सबसे कम होगा। मतलब 80 से 120 के बीच में आपका रक्तदाब होना चाहिए। इसके बाद हम रक्तदाब को यदि मापना है तो आपने एक वो फुसफुस वाला यंत्र देखा होगा, अभी यहाँ पे स्लाइड नहीं लगी है वरना मैं दिखा भी देता। जो आपका यहाँ पे भैया पट्टी वगैरह बांधते हैं, ये तो देखा ना, डॉक्टर के पास जाते हैं दादा दादी के साथ कभी गए हो तो वो यहाँ पे पट्टी बांध देते हैं और फिर उससे दबाते हैं, देखा है, आई याद। उसको हम नाम देते हैं स्फिग्मोमीटर। उसका क्या नाम होता है? स्फिग्मोमीटर। रक्तदाब को मापा जाता है जी स्फिग्मोमीटर के द्वारा। आपका यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, जब HP नहीं, यहाँ पे BP, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको हाइपर टेंशन नाम देते हैं। हाइपर होना, ज्यादा होना, हाइपर होना। जब BP बढ़ेगा तो आपको हाइपर टेंशन नाम दिया जाएगा, और जब BP घटेगा तो आपका हाइपोटेंशन नाम दिया जाता है। हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन। जब आपका रक्त बढ़ता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो आपको क्या करना होगा? एटिनॉल का उपयोग करना होगा। और दूसरी सलाह लोग देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं कि नमक आपको कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इंसुलिन की मात्रा को अनकंट्रोल्ड कर देता है। आया जी समझ में कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में? तो कैसा लगा आज का आपको टॉपिक? कमेंट करिए, और जो भी आपको डाउट हो वो भी कमेंट कर दीजिए। आपको जिस प्रकार की आपको आवश्यकता है ओनली पढ़ाई में, भैया आपको नोट्स चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जो आपको चाहिए आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके अगले चैप्टर 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।